Hello students, today we are going to start the new chapter Determinants of class 12th mathematics. This is determinant part 1. We shall cover the following topics in this video lesson: determinant, its introduction and definition, then determinant of a matrix, determinant corresponding to a matrix of order 1, determinant corresponding to a matrix of order 2, determinant corresponding to a matrix of order 3 and its expansion along a row or a column. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स के जो कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसे समझ लेते हैं. उसके बाद इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसे समझेंगे. उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, इनको समझेंगे और इनकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3. तो ये हम आज के इस वीडियो लेसन में समझेंगे. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं इन टू वेरिएबल्स. टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. और वो किस तरह की होगी इन जनरल? वो होगी इस तरह से, जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो गई a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. और आपने 10th में पढ़ा होगा कि इन दोनों इक्वेशंस का जो यूनिक सॉल्यूशंस है उसकी कंडीशन क्या होती है, यानी इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो हम निकाल पाएँ. कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस. तो वो कंडीशन क्या होती है कि ये जो a1 और a2 का जो रेशियो है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्योंकि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये जो दोनों इक्वेशंस है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. ये दिस कॉमन पॉइंट जो है, दिस कॉमन पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन. तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन होगा, और ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस है वो एक दूसरे को तभी इंटरसेक्ट करेगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, यानी कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए. तो ये कंडीशन है. और इस कंडीशंस को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0. और ये दोनों जो इक्वेशंस है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को हम यदि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनके जो कोफिशिएंट्स है x और y के जो कोफिशिएंट्स है ये है a1 b1, दूसरी इक्वेशंस में है a2 b2. इन कोफिशिएंट्स को हम ऐसे लिख देते हैं, और इनके जो वेरिएबल पार्ट है x और y इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इधर जो राइट साइड में जो कांस्टेंट है c1 और c2 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ. तो ये जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशंस, यदि इसके लेफ्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व किस तरह से करेंगे हम कि ये जो a1 b1 है इसको हमें इससे r1 जो है, r1 के जो कंपोनेंट है a1 और b1, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स में जो c1 कॉलम के जो कंपोनेंट है यानी एंट्रीज x और y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a1x प्लस b1y. तो a1x प्लस b1y हमारे पास यहाँ है इस वाली में इक्वेशन में कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. तो यहाँ a1x प्लस b1y, और इधर जो है मल्टीप्लाई करने से आएगा a2x प्लस b2y जो यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में c1 c2 है. तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दीज टू इक्वेशंस. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैनी वेरिएबल्स है तो ऐसी बहुत सारी जो इक्वेशंस है, मैनी इक्वेशंस, वी कैन राइट a compact matrix equation corresponding to these system of linear equations. जैसे यहाँ दो इक्वेशंस हैं, इनके corresponding हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दी है. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स फ्रेम हो रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी जितनी भी एंट्रीज है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज आप देख रहे हैं वो सारी जो एंट्रीज है
वो वही इस जो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसमें भी आ रही है। तो यहाँ जो a1 b2 माइनस a2 b1 एक जो नंबर है, ये जो नंबर है, दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1, इस नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज ए नंबर and this number is associated with this square matrix. So a1 b2 minus a2 b1 is called determinant corresponding to square matrix, corresponding to square matrix। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है ये वाली a1 b1 a2 b2। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास, दिस नंबर, तो दिस नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक नंबर होता है विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज ये मैट्रिक्स है A है और ये मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैंने a1 b1 और a2 b2, ये इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। और दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A वी ऑल्सो राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ A, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसको हम बोलेंगे इस तरह से, यहाँ जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा था उसको हम रिप्लेस कर देंगे ऐसे a1 b1 a2 b2। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स या एंट्रीज होती है उनकी लोकेशन फिक्स होती है। और यहाँ जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी वैल्यू है a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब हम यहाँ से एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखा होगा उसमें यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे दो वर्टिकल लाइन से, इस तरह से दो वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देंगे। और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है a1 और b2, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये लिख दिया। इसके बाद में जो दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया है। और उसके बाद में बीच में माइनस का साइन लगा देना है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि वो डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। एक्चुअली दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो वास्तव में एक नंबर है, सिंपली इज ए नंबर if a1 b1 a2 b2 are the real entries, suppose a1 b1 a2 b2 all are the real numbers, then determinant of this determinant corresponding to this matrix A is a number because a1 b2 a2 b1 all are real numbers, or if we find the value of this whole expression this will be a real number। तो ये एक रियल नंबर होगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा एक रियल नंबर होता है। अब हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है उसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है हमेशा किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग टू always corresponding to
अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो ये समझ लेते हैं, कोई न कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा, तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज दिस मैट्रिक्स ए इस तरह से है ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो n बाई n है। सपोज इस ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स जो है ऑर्डर n का मैट्रिक्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दिस विल बी इक्वल टू इस तरह से, ये वाला इसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। यहाँ हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज ए फंक्शन, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन। अब ये फंक्शन किस तरह से है इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन लेता हूँ मैं, f है, और ये सपोज m से k में है, और यहाँ जो m, इस फंक्शन का जो डोमेन m है वो m क्या है, ये सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेज है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्सेज होते हैं उन सब का कलेक्शन है। सपोज ये कैपिटल M जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज है, और जो K है ये जो है इसको हम बोल देते हैं सपोज सेट ऑफ नंबर्स है। ये सपोज ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स है। अब नंबर्स में रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए K जो है वो कैपिटल K जो है सेट ऑफ नंबर्स है। तो अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि इस जो कैपिटल M जो कलेक्शन है ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज, इस कलेक्शन में से मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ। तो इस कलेक्शन का जो एक एलिमेंट लूँगा वो डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो लेट अस सपोज देयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच बिलोंग्स टू कैपिटल M। नाउ दिस फंक्शन f विल ऑपरेट ऑन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन। So when f is operated on A, we get a real number, and this real number will be from this collection, यानी कि this real number will belong to this codomain capital K. तो definitely this will be a number. ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, और इस नंबर को ही हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। इस नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इसको कह देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो दो तरह से होता है। एक तो हम इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट इज ए नंबर विच वी विल गेट व्हेन दिस फंक्शन f ऑपरेट्स ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये फंक्शन जब ऑपरेट होता है तो हमें एक नंबर मिलता है, और उस नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम डिटर्मिनेंट को हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन विच व्हेन ऑपरेट्स ऑन ए स्क्वायर मैट्रिक्स वी गेट ए नंबर। एंड वी ऑल्सो can say that this number which we obtain by the operation of this function f on a square matrix, this number k is also called determinant a। तो एक नंबर भी है, डिटर्मिनेंट एक नंबर भी है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, और डिटर्मिनेंट एक फंक्शन भी है। दिस फंक्शन इज ऑल्सो वी कैन इमेजिन दैट दिस फंक्शन जो है इज अ डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। ये फंक्शन भी एक डिटर्मिनेंट है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ऑपरेट होती है और हमें रियल नंबर मिलता है, और जो रियल नंबर मिल रहा है उसको भी हम डिटर्मिनेंट कर देते हैं। तो नॉर्मली हम इसको फंक्शन ना कह के इस जो नंबर है इस नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, और दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किसी न किसी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, और वो जो डिटर्मिनेंट है किसका है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मान लीजिए ऑर्डर 1 का कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ऑर्डर 1 का कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे, और भी हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो सिंपली हम ए बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स दे दिया मैंने, इस तरह से लिख दिया कि 2 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा
डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, या यूँ कहो कि ये वाली वैल्यू, तो ये सिंपली कितना होगा, 2 होगा। जैसे मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स लेता हूँ जिसकी एंट्री है सपोज -5, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ये डिटर्मिनेंट y, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ y विल बी इक्वल टू -5, सिंपली -5। यहाँ +5 मत कर देना क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है। यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ y है, यहाँ जो वर्टिकल लाइन से दोनों, ये इस मैट्रिक्स पर ऑपरेटेड है, और जब भी मैट्रिक्स के लेफ्ट और राइट में हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे तो वो होता है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू। और यदि मैट्रिक्स में एक ही एंट्री है तो ये 1 by 1 यानी कि ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, तो ऐसी स्थिति में जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दी एंट्री इनसाइड दी मैट्रिक्स, यानी कि -5 इस तरह से हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि यदि मान लीजिए कि मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 है, मान लीजिए मैट्रिक्स क्या डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट जो है वो ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, उसकी बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ऑर्डर 2 का कोई मैट्रिक्स है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अभी जो स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल लिया था उससे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है इन जनरल A1 A2 B1 B2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ A1 A2 B1 B2 ऑल आर नंबर्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए हम सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। ये ऐसे लिखेंगे A1 A2 B1 B2, इस तरह से लिख देंगे, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 में नहीं करना है, क्योंकि 1 में यदि हम यहाँ वैल्यू पहले रख देंगे तो हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि हम उसको मॉडुलस समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 4 नंबर है, तो यहाँ अगर ये वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से ये डिटर्मिनेंट को शो करेगा। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों एंट्रीज है, ये दोनों, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि जो A1 B2 लिखेंगे A1 B2। उसके बाद में फिर जो है दूसरी तरफ की एंट्री देखते हैं, तो दूसरी तरफ की एंट्री हम लेते हैं। देखिए, तो इसकी जो दूसरी तरफ की एंट्री हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली एंट्री देखिए, ये वाली, तो इसको हम ले लेंगे, यानी कि B1 A2, यानी B1 A2 इस तरह से लिखेंगे। यानी पहले A1 B2 कर लेंगे, उसके बाद में जो है B1 A2 करेंगे, और बीच में हम माइनस का साइन लगा देंगे। सबसे पहले हम जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2, फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है B1 A2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में हम माइनस साइन पुट कर देंगे। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि पहले A1 B2, फिर जो भी आता है उसको ब्रैकेट में रख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और उधर जो भी आ रहा है B1 A2 इसको भी ब्रैकेट में रख लें, कन्फ्यूजन ना हो, और बीच में माइनस साइन अलग से पुट कर देंगे। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है दिस मस्ट बी नॉन जीरो। अगर जो है सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन यूनिक तभी होगा जब ये नॉन जीरो हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और दिस एक्सप्रेशन इज एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दिस एक्सप्रेशन हैज सम वैल्यू विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से हम कहते हैं। और अब यदि हम मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, तो फिर वहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। तो अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, और ऑर्डर 3 डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही होता है। तो अब हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे फिर वही मैट्रिक्स ए कह देता हूँ मैं, और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें जो एंट्रीज है 3x3 ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली इसमें 9 एंट्रीज होगी, 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो सपोज ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23, और इसी तरह से लेते हैं यहाँ पर A31 A32 A33, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखने का तरीका होता है कि यहाँ से हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो इससे ये तय हो जाएगा कि ये अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा है, अब ये डिटर्मिनेंट हो गया है। तो डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, वो केवल इतना सा है कि यहाँ पर हम एलिमेंट्स वही लिख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देंगे इन्हीं एलिमेंट्स को, तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और अगर स्क्वायर के बीच में हम लिख देते हैं, स्क्वायर के बीच में लिख देते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो मैट्रिक्स हो जाता है। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट था उसकी हेल्प लेंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, यदि इसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली वो हम इसको बोलते हैं कि इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसका जो एक्सपेंशन है ना, इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है उसको हम एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो हम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है, यानी कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इस पूरी एंटायर डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड हम जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको जो है इस फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये जो फर्स्ट रो है उसके रिस्पेक्ट में इसको यदि मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हम वैल्यू इसकी कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे कि ऐसे बोलता हूं मैं यहां पर एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ए अलोंग फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो R1 है, उस R1 के रिस्पेक्ट में इसको यदि मैं एक्सपेंड करता हूं तो मैं किस तरह से वैल्यू लिखूंगा। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उनको हम देखें कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट से देखिए, एक तो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट ये हो रहा है, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास ये है। ये 3 एलिमेंट है। तो इन तीनों एलिमेंट्स की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिखेंगे A11 और इस A11 में जो ये दो सफिक्सेस दिख रहे हैं 1 इनका हम सम करेंगे और ये -1 की पावर में लिख देंगे, यानी -1 उसकी पावर में हम लिख देंगे इनका सम 1 + 1। ये तरीका रहेगा, यानी -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, जहाँ 1 क्या है, इस A11 की जो सफिक्सेज हैं, दोनों सफिक्सेज, उन दोनों सफिक्सेज का सम करके -1 की पावर में लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर इसके बाद एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, और वो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का होगा। और उसके जो एलिमेंट्स है वो हम कैसे तय करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट A11 है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इस रो R1 में है और C1 कॉलम में ये A11 एलिमेंट लाई कर रहा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। देखो A11 ये रहा, A11 जिस रो और कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो A11 इस फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को मैं रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। ये जो एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स बच रहे हैं, इन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्मेट में यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखने पर आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा A22 A23 A23 आएगा, A23 और इसके बाद आ रहा है यहाँ A32 और फिर आया A33। इस तरह से हो रहा है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास है, ये वाला सेकंड एलिमेंट है, ये वाला A12 सेकंड एलिमेंट है। तो इस सेकंड एलिमेंट को हम फिर ले लें, तो इस सेकंड एलिमेंट में जो है इसके लोअर सफिक्सेस जो दिख रहे हैं यहाँ पर 1 और 2, इनका हमें सम करना है और -1 की पावर में लिख देना है, यानी -1 की पावर में हम इन दोनों को लिख देंगे 1 + 2, फिर इसको लिखेंगे A12 और फिर ये A12 जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटाएंगे, यानी A12 कौन सी रो में है, ये A12 एक तो इस फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और इसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए
जैसे कि एक बच रहा है, ये वाला एलिमेंट है, ये बच रहा है, और इसी तरह से एक तो ये एलिमेंट बच गया A21, एक बच गया यहाँ पर A23, एक बचा यहाँ पर A31 और एक बचा A33। इसको हम रिमूव कर देते थोड़ा, यानी ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि ये हम कंसिडर कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं इस A12 को कंसिडर कर रहा हूँ तो A12 जिस रो और कॉलम में है उनको हटाकर जो बचे हुए एलिमेंट्स है A21, A23, A31, A33, इनको मैं यहाँ लिखूंगा। तो जो भी यहाँ क्रॉस पर नहीं आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यह हमारे पास रिजल्ट में आएगा, ये आ जाएगा A21, A23 और A31 और A33। इस तरह से हम वैल्यू लिख देंगे। और इसके बाद हम चूँकि फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे और फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, एक A11, A12 और A13, तो हमने A11 को कंसिडर कर लिया है, A11 हमने कंसिडर कर लिया है, A12 भी कंसिडर कर लिया है। अब हमें A13 भी कंसिडर करना है। तो A13 में जो लोअर सफिक्सेज है 1 और 3, इनको हम -1 की पावर में लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं -1 की पावर में। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो प्लस -1 की पावर में लिख देते हैं इसको, 1 + 3, और फिर लिख देते हैं A13। और अब A13 जिस रो और कॉलम में है उसको कंसिडर करेंगे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, यानी इसको, दोनों को लाइन्स को हटा देता हूँ, और अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिंपली जो है इस A13 को कंसिडर कर रहा हूँ। अब A13 जो है इस फर्स्ट रो में है और इस फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है A21, A22, A31, A32। तो ये जो A21 ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक तो हो रहा है हमारे पास A21 और एक है A22, इसके बाद है A31, ये वाली जो एलिमेंट है A31, फिर है A32। इस तरह से हम लिख देंगे। ये हो गया है कि इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है अलोंग फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हमने इसका एक्सपेंशन कर लिया है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब भी -1 की पावर यहाँ अगर इवन है, जैसे 1 + 1 2 इवन है, तो ये -1 की पावर इवन होता है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हो गई +A11। और इसका जो एक्सपेंशन है हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में फिर जो है हम ये जो दूसरे जो दिख रहे हैं इधर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तरीका रहता है। तो हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि A22 ये हो गया A22, A33 इनको मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में जो A32 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया A23 से। सिमिलरली सेकंड में देखते हैं तो -1 की पावर यहाँ 1 + 2 यानी 3 हो रहा है, -1 की पावर 3 यानी -1 की पावर ओड है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये -A12 है। और फिर ये जो वैल्यू है इसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया। इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारे पास A21, A33 माइनस A31, A23 और लास्ट वन देख रहे हैं -1 की पावर है 1 + 3 यानी कि 4, -1 की पावर इवन है तो ये हो जाएगा वापस प्लस ही हो जाएगा, तो +A13। और अब ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो वो जो तरीका अभी हमने अपनाया है वो का वही तरीका यहाँ भी लागू हो जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद में जो है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट आया वो हो गया A21, A32 माइनस A31 और A22। अब इसको हम आसानी से, इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है डिटर्मिनेंट यदि ऑर्डर 3 का है तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है स्थिति इस तरह से है, एग्जांपल लिया और एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है और ये इस तरह से दे दिया, मान लो 1 2 3 और यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, यहाँ मान लीजिए 8 है और यहाँ सपोज यहाँ -8 ले लेते हैं, यहाँ -3 रख लेते हैं और यहाँ सपोज 3 है। ये कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे हम, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसकी जगह हम जो है सिंपली 2 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे।
यानी 1 2 -3, इसके बाद 0 -1 4, और यहाँ है 7 -8 और 3, 7 -8 और 3 है। तो ये हमने ले लिया, इस तरह से कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ए अलोंग R1, यानी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास तरीका क्या रहेगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो है ये 1 है, तो ये A11 है, तो इस A11 के कोरस्पॉन्डिंग -1 की पावर 1 + 1, फिर लिखेंगे A11 यानी 1, और उसके बाद फिर ये जो एलिमेंट्स है जिसमें ये 1 लाई करता है, यानी 1 जो है वो किस किस में लाई कर रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1 इसमें और इसमें लाई कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, और ये जो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको हम लिख देते हैं उसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये -1, इसके बाद 4 और -8 और 3, इस तरह से आ गया। सिमिलरली सेकंड लिखेंगे तो ये लिखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, क्योंकि A12 के कोरस्पॉन्डिंग है, और A12 में हम देख रहे हैं तो यहाँ 2 है, तो यहाँ इंटू हो गया 2, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है सब, और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में है, और इसके बाद हम जो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट वो कौन सी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसमें ये 2 लाई कर रहा है, ये 2 किस में लाई कर रहा है कि इस फर्स्ट रो और इस सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे 0 4 7 3, ये इस तरह से हो गया। सिमिलरली हम जो है लास्ट में लिखेंगे कि A13 के कोरस्पॉन्डिंग, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3, और इसमें जो एंट्री है हमारे पास थर्ड वन वो है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3, ये आ गया -3, और इसके बाद यहाँ हम वो वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ आ रही है -3 जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटाएंगे, तो -3 जिस रो और कॉलम में है, तो -3 जो है -3 इस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसको हम हटा देते हैं, और जो वैल्यूज़ है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो वैल्यूज़ है वो है 0 -1 और 7 और -8, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी है। इसके बाद हम इसका एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये -1 की पावर इवन है, तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये टोटल मिलाकर 1 ही है पूरा, तो ये तो हो गया 1, और इसका जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, और इसके बाद जो ये दिख रहा है -8 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -3, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया -32, फिर हम माइनस का साइन बीच में अलग से पुट करेंगे, ये तरीका होता है। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया है, यानी -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, और -8 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो -32 आया, बीच में माइनस साइन पुट करना ही है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो ये -1 की पावर है ऑड, तो ये माइनस आ गया, तो -2 हो गया। और अब इसका जो एक्सपेंशन करना है तो इसमें तरीका वही है जो पहले किया हमने। सबसे पहले हम इसको जो 0 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो दिख रहा है 7 है इसको 4 से करेंगे। तो जब 0 को 3 से किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0, जब इसको किया तो 28, और जो आ रहा है रिजल्ट उसको जो है हम बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह से। सिमिलरली जो थर्ड वन है उसको देखें तो ये -1 की पावर इवन है, तो ये तो हो गया +1, और फिर ये -3 है, यहाँ तक ठीक है। और लास्ट वन को हम कर सकते हैं, पहले तो हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो इस 0 को -8 से करना है, और इसके बाद जो है इसको हमें ये लेना है, यानी कि 7 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 को जब -8 से किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आया रिजल्ट -7, और बीच में हमें माइनस साइन अलग से लगाना होता है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये सोल्व कर लेते हैं आगे। ये हो रहा है +32, तो ये -3 + 32 यानी कि 29 हो जाएगा। और इधर देखें तो ये -2 और ये रिजल्ट आ रहा है -28, और इसको सोल्व करें तो ये -3 है,
और अंदर जो सॉल्व करने पर आ रहा है प्लस का 7 है, तो ये हो रहा है 29 माइनस ये हो गया प्लस का 56 और ये हो रहा है माइनस का 21। इस तरह से जो है हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब ये 29 माइनस 21 ये हो रहा है प्लस का 8 अब यदि हम इस पर ऐड करते तो आता है 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आ गया 64। तो इस तरह से है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है इसी प्रोसीजर से हम आगे भी इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी अन्य रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रोसीजर यही रहेगा, जिस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हमें उसे एक्सपेंड करना है, सबसे पहले उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे यहाँ A11, A12, A13, फिर इनके जो लोअर सफिक्सेज है उनका सम करके -1 की पावर पर लगाना है, फिर उन एलिमेंट्स को लिखना है और वो एलिमेंट्स जिस रो या कॉलम में होते हैं उनको एलिमिनेट करके जो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन रही है उस डिटर्मिनेंट को हम उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग अ रो और अ कॉलम। Thanks for watching this video.